नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेहतनामा में और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी सेहत के बारे में बात करने के लिए। आज हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर साकेत जती, जो हड्डियों से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले डॉक्टर साकेत, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और हड्डियों की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट कहा जाता है हमारे शरीर के लिए, और हम लोग हड्डियों को क्या सही पोषण मिलना चाहिए, कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए, अमूमन तौर पर हम इसको इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये कि हड्डियों का ख्याल कैसे रखें। नमस्कार न्यूज़ 24 के दर्शकों को। हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन किया जाए। कैल्शियम खाद्य पदार्थों में होता है, विशेषकर दूध, चीज़, पनीर और हरी सब्जियां, केला, सीताफल। और जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनके लिए तो फिर बात अलग है, उसमें प्रचुरता में होता है। साथ में सबसे ज़्यादा दर्शकों के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि आधुनिक युग में अधिकतर व्यक्ति एसी में रहते हैं और धूप में बहुत कम रहते हैं। विटामिन डी का हड्डियों को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और विशेषकर 11 से 1 के बीच की जो धूप होती है, वो जब सूर्य की किरणें हमारी स्किन पर, चमड़ी पर पड़ती है, तब हमारे सूर्य की किरणों के द्वारा जो स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जितना डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, यानी जो गोरा व्यक्ति है, उसको सूर्य की किरणें कम देर तक स्किन पे पड़े तो समुचित मात्रा में विटामिन डी संचित हो जाता है। और जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, जैसे हम अधिकतर हिंदुस्तानी हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए कि धूप में रहना आवश्यक है। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि जितने आप एक्टिव रहेंगे, जितने ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, एटलीस्ट सभी लोगों को आधे से 1 घंटे सप्ताह में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे मस्कुलेचर प्रॉपर रहता है, बोन्स ठीक रहती हैं। इसलिए आजकल 45 के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि विटामिन डी सिंथेसिस, और एक बीमारी होती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है हड्डियों के कमज़ोर होने का, और ऑस्टियोपोरोसिस समय से पहले ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, पर्याप्त भोजन, क्रियाशील रहना, एक्सरसाइज करना और विटामिन डी, इन सारी चीज़ों के मिले जुले प्रभाव से हड्डियां उत्कृष्ट बनी रहती हैं, इवन वृद्धावस्था में भी। अब ज़रा मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बात वृद्धावस्था की भी आपने कही है, एज जैसे जैसे बढ़ती है, महिलाएं कहें पुरुष कहें, अब तो शायद कम आफ्टर 40 या 45 भी देखने को मिलता है पैरों में दर्द, उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, वापस खड़े होने में दिक्कत। बुज़ुर्गों में तो खैर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर जोड़ों में दर्द, इसमें कई बार नी ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ता है। ये जो दिक्कतें हैं, इनका सही इलाज क्या है? क्या सीधे ऑपरेशन तक ही बात पहुंचती है, या फिर इससे पहले तमाम इलाज किए जाते हैं और उन इलाज से ये इसका ट्रीटमेंट संभव है? नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सबसे आखिरी कड़ी है जोड़ों के दर्द के उपचार में, जहाँ तक घुटने के दर्द या कूल्हे के दर्द का सवाल है। या जैसा आप कह रही थी कि वृद्धावस्था में, विशेषकर महिलाओं में 45 के बाद, जब पोस्ट मीनोपॉजल यानी रजोनिवृत्ति के बाद में जो चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से जिसे हम पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि काफ में, बैक में जो दर्द होता है, इसमें भी यदि विटामिन पर्याप्त या आपके भोजन में ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन हैं, और साथ में सबसे पहले जिस चीज़ का आपने उल्लेख किया, नी रिप्लेसमेंट की स्थिति में आने के पहले यदि हम अपने वजन को ठीक रखें, हमारा बॉडी मास इंडेक्स यदि ना बढ़े, क्योंकि हर बॉडी मास इंडेक्स यदि 24 के ऊपर है, हर 5 किलो वेट बढ़ने पर नी रिप्लेसमेंट की संभावनाएं 20% बढ़ जाती हैं। साथ में आजकल जैसे ही आपको यदि थोड़ा बहुत घुटने में दर्द हुआ है, तो आप घुटने की एक्सरसाइज
संबंधित चिकित्सक से बात करके वो करने लग जाएं, वज्रासन पर ना बैठें, और जब आवश्यकता ना हो, जिनको घुटने में दर्द है उनको कुछ अपनी जीवन शैली में परिवर्तन यदि कर लें तो उससे घुटनों के दर्द से बचा जा सकता है। इसी के साथ में आजकल कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स आते हैं जो कि घुटने जोड़ों के जो हड्डियां होती हैं उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। इनको कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स बोलते हैं जो कि कार्टिलेजों के क्षय को रोकती हैं। इसका मतलब जो घुटनों के यानी जोड़ों की जो कवरिंग है उनकी चिकनाई को बरकरार रखने के लिए दवाइयाँ आती हैं जो शरीर के किसी भी अंगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं। उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, जैसा मैंने बताया। साथ ही ये दर्द निवारक नहीं होती हैं। आजकल जोड़ों में आर्टिफिशियल जॉइंट फ्लूइड भी डाला जा सकता है जिनको कैलेग्रेन लॉरेंस टाइप 1 या टाइप 2 के बाद की ऑस्टियोआर्थराइटिस है। साथ ही यदि आप चलना फिरना चालू रखते हैं तो उससे जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और मांसपेशियों में वीकनेस नहीं आती है। इसी के साथ जरूरी होता है कि एटलीस्ट 5 से 10 मिनट सभी लोग, यदि विभिन्न जोड़ों के जिस जोड़ विशेष में तकलीफ है, यदि उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस जोड़ों की मांसपेशियां इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि इनडायरेक्ट वेट ट्रांसमिशन उस जोड़ पे कम होता है, जिससे कि जोड़ों के जो घिसते हुए जोड़ हैं वो कम घिसते हैं। वज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने सही बात कही कि कई बार अपर बॉडी का वज़न इतना ज़्यादा होता है तो जाहिर है उसका सीधा सीधा असर आपके पाँव पर पड़ेगा और फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत और बहुत सारी दिक्कतें उनका सामना करना पड़ेगा। बहुत लोगों में एक ये दिक्कत होती है, बल्कि लोग क्या, मैं हर अवस्था की अगर बात करूँ, चाहे बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, बूढ़ों में तो खैर दिक्कत होती ही है, वृद्धावस्था में जल्दी जल्दी हड्डी टूट जाती है। ज़रा सा गिरे हड्डी टूट गई। नॉर्मल मतलब चलते फिरते थोड़ी सी चोट लगी, पता चला हड्डी टूट गई। और कई बार तो वो ऐसी हड्डी टूटती है कि 3-4 दिन बाद जब अच्छा दर्द होता है तब समझ में आता है कि एक्सरे करा के पता चलता है तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है। क्यों ये इतनी जल्दी और इतनी हल्की सी चोट में भी हड्डी टूट जाना ये होता रहता है कुछ लोगों के साथ? इसका कारण है कि हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम का घनत्व होता है उसे बोन मैरो डेंसिटी कहते हैं। यानी कि अर्थात पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने बोन ट्रेबेकुली हैं, और उसके आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि व्यक्ति की हड्डी सामान्य स्थिति में है। जब उसका पता हम टी स्कोर से लगाते हैं, यानी हम बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट करते हैं, जो बहुत ही 2 मिनट में होने वाला टेस्ट है और बहुत ही सस्ता टेस्ट है। अधिकतर तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या विभिन्न सामाजिक संस्थाएं बोन मैरो डेंसिटी का निःशुल्क शिविर भी आयोजित करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि यदि टी स्कोर -1 से कम है, यानी आप व्यक्ति नॉर्मल है, -1 से -2.5 के नीचे यदि है तो व्यक्ति को ऑस्टियोपीनिया है। ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियों में कैल्शियम का घनत्व कम हो रहा है। ऑस्टियोपीनिया वह स्थिति है जो ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि विश्व में कैंसर और हार्ट डिसीज के बाद तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है। जैसा आपने कहा कि जरा से गिरने पे, क्षणिक से गिरने या चोट लगने से अस्थियां क्षणभंगुर हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्तियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस ऑस्टियोपोरोसिस के होने से रोकने के लिए ऑस्टियोपीनिया की स्थिति में ही यदि हम विटामिन डी और कैल्शियम, साथ में जीवन शैली में परिवर्तन, भोजन में परिवर्तन, और साथ में यदि आपका सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो विभिन्न दूसरे दवाइयाँ होती हैं। और आजकल तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि आजकल कुछ इंजेक्शन्स आते हैं जो 6 महीने में एक बार या रोज एक प्रिक लगाने से भी 6 महीने के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस में परिवर्तन आ जाता है। ये विशेषकर उन लोगों, एक और चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, अल्कोहल यानी शराब और सिगरेट या तंबाकू, ये तीनों ऑस्टियोपोरोसिस के जल्दी होने के सबसे बड़े कारक हैं पुरुषों में, और अन्यथा मनुष्यों में भी। और महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल कारणों से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। पर यदि आप एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, समुचित मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समय पर ऑस्टियोपीनिया की स्थिति में ही इसकी जानकारी आप
चिकित्सा के माध्यम से लेके उसका इलाज कर लें तो ये रिवर्सिबल है और ऑस्टियोपोरोसिस को से रोका जा सकता है। एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है, विच इज जो कि एक बीमारी है। इसके अलावा और कौन कौन सी दिक्कतें हैं? अच्छा, वो भी मैं जानूंगी, लेकिन एक सवाल जो मन में आ रहा है, कई बार फ्रैक्चर होता है तो पहले तो ये समझ में आता है कि फ्रैक्चर है तो प्लास्टर चढ़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्लास्टर के तो इतना काम नहीं करता, ऑपरेशन करना पड़ता है या रॉड लगानी पड़ती है, और इसके ज़रिए ही मुझे लगता है जो दिक्कत है उसको दूर किया जाता है। ये कंडीशन कब होती है, कब ये सिचुएशन आती है कि प्लास्टर बिल्कुल काम नहीं करेगा और ऑपरेशन ही करना ज़रूरी है? यदि हमारी वेट बेयरिंग लॉन्ग बोन्स में फ्रैक्चर हुआ है तो आजकल जो विज्ञान ने प्रगति करी है उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते या ट्रॉमा सर्जन होने के नाते जो हम लोगों ने सीखा उसमें ऐसा कहते हैं, लाइफ इज़ मूवमेंट, मूवमेंट इज़ लाइफ। यदि नॉन वेट बेयरिंग बोन्स हैं और हड्डियां अपने स्थान से विस्थापित नहीं हैं तो प्लास्टर से यदि 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो उनको स्थान पे लाके आप प्लास्टर लगा के उनका उपचार कर सकते हैं। लेकिन यदि वेट बेयरिंग बोन्स है और यदि जोड़ों के पास में फ्रैक्चर हुआ है तो जोड़ों की गति को पुनः सामान्य रखने के लिए, अबाधित रखने के लिए हमें आजकल ट्रीटमेंट में विभिन्न नेल या प्लेट लगानी पड़ती है। लेकिन मैं दर्शकों का ध्यान इस ओर लाना चाहूँगा कि ये आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें बहुत छोटे से इंसिजन से यानी चीरे से बगैर हड्डी के फ्रैक्चर को खोले हुए क्लोज पद्धति से उसका इलाज किया जा सकता है, जिससे कि फ्रैक्चर हेमेटोमा अपने बना रहे। फ्रैक्चर हेमेटोमा में जल्दी कैल्सिफिकेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है और पेरियोस्टियम जो कि हड्डियों का आवरण रहता है वहीं से हड्डी के जुड़ने को, जिसको हम कैलस बोलते हैं, जब हड्डी के जो 2 टूटे सिरे जुड़ते हैं उसको हम कैलस बोलते हैं, वो कैलस बहुत जल्दी बनता है। उसके लिए आवश्यक है कि बहुत मिनिमल इंसिजन से जहां फ्रैक्चर हुआ है उसको बगैर अप्रभावित रखते हुए यदि हम डिस्टल या छोटे से इंसिजन से इम्प्लांट लगा दें, जिसको आपने रॉड या प्लेट कहा, तो हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, साथ में ही जोड़ों की गति सामान्य रहती है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मांसपेशियां क्षीण नहीं होती हैं, क्योंकि अधिकतर भारतीय परिवेश में, यदि ग्रामीण परिवेश में लोगों को ये नहीं पता है, फिजियोथेरेपिस्ट यदि अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती और व्यक्ति काम पे जल्दी जा सकता है, चाहे वॉकर से जाए या दूसरे एड से क्रचेस से जाए। तो सामान्य स्थिति को प्राप्त करने में बहुत जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं। एक हड्डी की से जुड़ी एक और रोग वो है हड्डी का टीबी, और ये कभी रीढ़ की हड्डी का भी टीबी। ये जो समस्या है इसके बारे में डॉक्टर ज़रा बताएं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे समझें कि यह हड्डियों का क्षय रोग, जिसे शुद्ध हिंदी में मैं कहूँ तो, या हड्डियों का टीबी है, और इसकी वजह से कैसी परेशानियों का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है? जी, जैसा आपने कहा कि हड्डियों का टीबी, यदि हड्डियों का टीबी भारतीय परिवेश में आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे हमारे भारतीयों की न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार बेहतर होता गया, खान पान और बेहतर होता गया, थोड़ा ज्ञान बेहतर होता गया, तब पिछले 5 साल में और कम है और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। हड्डी का टीबी विभिन्न शरीर की विभिन्न हड्डियों में हो सकता है, विशेषकर ये रीढ़ की हड्डी में होता है, जिसे पॉट स्पाइन कहते हैं। जब भी मैं दर्शकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब भी कभी यदि आपको किसी हड्डी में लगातार दर्द हो, जो दवाइयाँ लेने पे भी ठीक ना हो, और आपको बुखार बना रहे, विशेषकर शाम को थोड़ा सा ज़्यादा बुखार, अचानक से दिन भर आप सामान्य हैं और शाम होते होते यदि आपको बुखार या ऐसा महसूस हो, असुविधा महसूस हो, साथ ही यदि आपको भूख लगना कम हो जाए, साथ ही इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है आपका वजन अनपेक्षित तौर पे कम होना शुरू हो, भूख न लगना, भूख लगने में कमी,
वजन में अनपेक्षित कमी, साथ ही दर्द लगातार बना रहे हड्डियों में। इसके साथ महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हड्डियों में जहां पर आपको दर्द है, यहां पर यदि वहां कोई सूजन है जो कि लंबे समय तक स्थिर है, तब आपको उसका परीक्षण करना चाहिए। और ये मैं एक विश्वास दिलाना चाहूँगा, आजकल हड्डियों के विभिन्न जोड़ों के होने वाले टीबी को 100% तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन आप एक सक्षम चिकित्सक के पास जाके उसका उपचार कराएं जो कम से कम 9 महीने या 18 महीने तक चलता है। वो दवाइयाँ आप पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद भी चिकित्सक के दिशा निर्देशों के उपरांत ही वो दवाइयाँ बंद करें, अन्यथा कम से कम या 18 महीने तक ये दवाइयाँ देना आवश्यक होता है। इन्हें बीच में बंद करने से रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है हड्डियों का, जिसको ट्रीट करने में बहुत समस्या आती है और उसके लिए फिर ऑपरेशन एकमात्र उपचार रहता है। यानी कि इसका जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है और लगातार इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, उसमें लापरवाही नहीं बरती जाए। महिलाओं के बारे में जानना चाहूँगी, आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी परेशानियाँ, इनफैक्ट महिलाओं का जो बॉडी है उसमें वो कुछ इस तरह की बनी है, पीरियड्स होते हैं, यूट्रस, क्योंकि एक जो अलग अंग मैं कहूँ वो यूट्रस है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उसकी वजह से। आफ्टर डिलीवरी जो मैं कह रही हूँ, पोस्ट डिलीवरी शरीर में थकान, हड्डियों में दर्द, चलने फिरने में दिक्कत जी। कैल्शियम की कमी महिलाओं में आफ्टर 30 कहा जाता है कि बहुत ख्याल रखना चाहिए कैल्शियम का अपने शरीर में। कैसे पूर्ति करें कैल्शियम की कमी की, क्योंकि सीधा सीधा कनेक्शन इसका हड्डियों से है। अगर कैल्शियम में कमी होगी, कैल्शियम की कमी शरीर में होगी तो हड्डियों पर उसका असर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, खाने पीने में क्या क्या चीज़ें ऐड करें ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिले? सबसे बढ़िया है दूध। जितने लोग जो वेजिटेरियन हैं, यदि वो दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं, कुछ लोग जो जिन्हें दूध पसंद नहीं है, विशेषकर महिलाओं को, जो मेरा पिछला 25 सालों का अनुभव है, हर दूसरी भारतीय महिला दूध पीना पसंद नहीं करती हैं। आप छाछ पी सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, साथ ही में केला ले सकते हैं, सीताफल ले सकते हैं। इन सब चीज़ों में, हरी सब्जियों में पालक, मेथी और इन सब चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में पत्ता गोभी, इनमें कैल्शियम होता है। साथ ही आपको आवश्यक है कि यदि आपको लग रहा है किसी भी कारणों से, यदि तो बहुत आसान है कि आप किसी भी कैल्शियम सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। साथ में ज़रूरी है कि यदि आप एटलीस्ट सप्ताह में 3 बार आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चलें सुबह या शाम, उससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और आपके कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में एक और चीज़ मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इन्हीं महिलाओं को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, जो आपने कहा पोस्ट डिलीवरी के बाद या प्री मेनोपॉजल। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी पोस्चर की, यानी हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे खड़े होते हैं, विशेषकर महिलाओं को किचन में या गृह कार्य में कार्य करना पड़ता है, तो जब आपको किसी भी चीज़ों को उठाना है तो सीधे सामने झुक के ना उठाएं, घुटने मोड़ते हुए फिर उठाएं जैसे वेट लिफ्टर्स उठाते हैं। उससे हमारी रीढ़ की हड्डी पे असामान्य दबाव नहीं होता है, और असामान्य दबाव ना होने देने की स्थिति में हम स्लिप डिस्क जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण शियाटिका जैसी तकलीफ होती है, उससे बचा जा सकता है। और साथ ही यदि आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत बैक में पेन है, तो आप पोस्ट मेनोपॉजल, आजकल गर्भावस्था के बाद, और कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें 10-15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। उन एक्सरसाइज को लेने से न केवल वो लिगामेंट्स जो कि प्रसव के दौरान शिथिल हो जाते हैं, उन लिगामेंट्स की ताकत को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही हमारी जो टमी है, यानी जो पेट है जो बाहर निकलता है, जिसके कारण रीढ़ की हड्डियों पे और पेल्विक के लिगामेंट्स पे असामान्य दबाव निर्मित होता है, उससे भी हम उसको भी हम रोक सकते हैं। साथ ही आजकल तो यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक छोटा सा बेल्ट देते हैं जिससे कि सपोर्ट रहता है,
जिससे कि गिव वे नहीं होता है। इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप जी प्रसव के बाद होने वाली समस्याएं या पोस्ट मेनोपॉजल रजोनिवृत्ति के बाद होने वाली बैक पेन या विभिन्न जोड़ों में होने वाली दर्द से विशेषकर महिलाओं को बचाया जा सकता है। जी जी। तो हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे शरीर में, उनका ख्याल कैसे रखिए आपने बताया। डॉक्टर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों को लगातार बनी रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।